हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम मयंक अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट न्यूज़ है, जैसे कि आपको पता है कोवैक्सीन जो है उसको गवर्नमेंट ने अभी उसका ट्रायल कंप्लीट हो नहीं पाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको परमिशन दे दी है। तो इसके बाद से कोवैक्सीन के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कोवैक्सीन को ऐसे केसेस में यूज़ नहीं करना है जहाँ पे एलर्जी है, फीवर है या फिर किसी भी तरह की जो पुअर इम्यूनिटी है वो रहती है। बिकॉज़ ऐसा देखा जा रहा है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जिस तरह से वैक्सीन दी जानी है उसके लिए वो भी आगे नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई कंसर्न उनके पास अभी भी है, जिसकी वजह से वो वैक्सीन के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ये न्यूज़ है, फ्यूअर हेल्थ वर्कर्स टर्न अप फॉर वैक्सीन। तो जो कि जितने भी लोगों को वैक्सीन को इनोक्यूलेट करने का डेली का टारगेट है उसमें 16.7% डिप देखा गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीनेशन है उसके लिए लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो सिटी पेज है, इसमें कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस करें। सिटी पेज थर्ड में जो ये न्यूज़ है उसमें साउथ स्टेट्स की जो है वो बात की जा रही है। एनजीटी डायरेक्ट जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसको 2010 में बनाया गया था, तो यहाँ पे बात की जा रही है एनजीटी डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑन रिज डिमार्केशन। तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने डायरेक्ट किया है कि वो सर्दर्न जो रिज एरिया है उसको डिमार्केट करें, जिससे कि फॉरेस्ट एरिया की फेंसिंग हो सके और उसमें जो है वो विजिलेंस जो है वो मेंटेन की जा सके। अब यहाँ पे बात की जाए नेक्स्ट नॉर्थ एंड ईस्ट जो पेज है, इसमें राजस्थान में नाइट कर्फ्यू वैक्सीनेशन ड्राइव, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 5, महाराष्ट्र अमंग 3 स्टेट्स विथ हाईएस्ट डेथ इन रोड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि 11,452 डेथ हुई हैं 2020 में महाराष्ट्र में। वो टॉप 3 स्टेट्स में है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ हुई हैं रोड एक्सीडेंट से कंट्री में। तो स्पोर्ट के जो स्टेट्स के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनने ऐसा बताया। अब यहाँ पे बात की जाए जो एडिटोरियल्स पेज हैं, उसमें सबसे फर्स्ट जो एडिटोरियल है उसमें बात की जा रही है कि गवर्नमेंट को कैसे भी लोगों के अंदर ये अवेयरनेस, साथ में वैक्सीन के लिए जो है वो स्वीकृति जगानी चाहिए। कैसे भी करके गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना चाहिए वैक्सीन लेने के लिए, जिसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीन को लेने के लिए आएँ। और वैक्सीन पूरी तरह से वॉलेंट्री होनी चाहिए, जिसको लेनी है उसी को जो है वो वैक्सीन प्रोवाइड की जानी चाहिए और किसी भी तरह का जो है उसमें फ़ोर्स नहीं होना चाहिए। अब जो ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है रशिया का कोई इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट ये जो पेज है, ये जो आर्टिकल है इसमें बात की गई है इंडिया में जिस तरह से जो माइनिंग है उससे जो बहुत कम रेवेन्यू जनरेट होता है, तो फ्यूचर के लिए माइनिंग को कैसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है कि आने वाली जनरेशन को भी जो आज का जो मिनरल रिसोर्स है उसका किसी भी तरह से जो है वो बेनिफिट मिल सके, उसके ऊपर इस आर्टिकल में बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो बात करता है कोविड-19 रिलेटेड जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जिनसे जो है जो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं, अगर किसी को कोविड के साथ वो बीमारियां भी हैं तो उसको कोमॉर्बिडिटीज़ बोला जाता है। तो कोमॉर्बिडिटीज़ की कंडीशन में क्या कोविड-19 जो है वो सीवियर हो जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया की जो वैक्सीन है उनके ऊपर किसी भी तरह से जो है वो डाउट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर इस आर्टिकल में जो है वो बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आज का जो कैरिकेचर है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजेआई शरद अरविंद बोबड़े और यहाँ पे जो है अमित शाह जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें जो है गवर्नमेंट ने जो बॉल है वो कोर्ट में डाल दी थी, उसके बाद जो है कोर्ट ने वापस से जो है
वो दिल्ली पुलिस के परव्यू में इस बात को रखा है कि जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है 26 जनवरी को, उसकी परमिशन देनी है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि दिल्ली पुलिस उसको किस तरह से लेती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जो काम है उसको वापस से दिल्ली पुलिस को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, जो इंटर्न जो है अमित शाह के अंडर में आती है, बिकॉज ही इज़ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बात यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, आज का जो डाटा पॉइंट है, कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन्स हैं जिनको रोल आउट किया गया है इंडिया में, उसमें उसको अगर कंपेयर करें वर्ल्ड से तो बहुत ही कम इंडिया में जो है वो कॉस्ट है। लेकिन इंडिया की जो ओवरऑल कॉस्ट है वैक्सीनेशन की, वो हर कंट्री से बहुत ज़्यादा होने वाली है। और एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इंडिया के वैक्सीनेशन की, 50% ऑफ इंडिया की अगर पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाता है चीपेस्ट अवेलेबल वैक्सीन से, अगर 200 रुपीज़ पर डोज़ में भी किया जाता है, तो 40% से ज़्यादा भी जो हेल्थ बजट था 2021 का, उसको लगाना पड़ेगा। और ये जो वैक्सीनेशन है वो बहुत हद तक ज़्यादा होगा, ट्वाइस ऑफ शेयर अदर रूटीन वैक्सीनेशन, जो भी रूटीन वैक्सीनेशन किया जाता है इंडिया में। अगर 17 FY17 का बजट कंसीडर करें, तो अगर कॉस्ट की बात की जाए तो जो भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है वो चीपेस्ट वैक्सीन है जो यूज़ की जा रही है अराउंड द वर्ल्ड। और इस टेबल में यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सी वैक्सीन की कॉस्ट कितनी है, जो कि फाइज़र कंपनी की बायो एनटेक वैक्सीन है 1400 समथिंग रुपीज़ की, मॉडर्ना 2300, सिनोफार्म, सिनोवैक बायोटेक, नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन। भारत बायोटेक की जो है वो सबसे कम है, एंड सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो 200 से 1000 रुपीज़ तक है। तो बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऐसा बोला था कि वो 100 मिलियन जो डोजेज़ हैं उसको जो है सबसे कम प्राइस 200 रुपीज़ पर डोज पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बाद वो प्राइस को 1000 रुपीज़ पर डोज कर देंगे। और दूसरी तरफ जो भारत बायोटेक है उसने 55 लाख जो है डोजेज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए हैं, जिसमें से 16.5 लाख फ्री हैं, एंड रेस्ट जो 295 है। तो टोटल जो कॉस्ट है वो 206 रुपीज़ पर डोज आ रही है। तो सबसे कम जो कॉस्ट है वो भारत बायोटेक की वैक्सीन की है। अब बात की जाए तो कॉस्ट को कंपेयर किया जाए, अगर जो कि 200 रुपीज़ अगर वैक्सीन की कॉस्ट है तो $3 उसका कॉस्ट होता है, तो लोवेस्ट प्राइस है इंडिया में। और दूसरी तरफ जो रूटीन वैक्सीन है वो उनसे थोड़ा सा हाई है इसका प्राइस, जैसे पेंटावेलेंट जो वैक्सीन है, पीसीबी वैक्सीन है $3.3, रोटा वायरस $1, जापानीज एंथेफेलाइसिस $0.18, मीजल्स $0.16, ओरल पोलियो $0.06, बीसीजी $0.05। तो ये यहाँ पे है। दूसरा जो शेयर है बजट में, तो कॉस्ट जो है 400 पर वैक्सीन 2 डोजेज़ हैं, और अगर इंडिया की 50% पॉपुलेशन को दिया जाना है तो 42% इंडिया का जो बजट है उस पर खर्च हो जाएगा। अगर 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जाता है तो टोटल जो कॉस्ट है वो 27,000 करोड़ आएगी। 60% को वैक्सीनेट किया जाता है तो 32,000 करोड़ आएगी, और अगर 70% को वैक्सीनेट किया जाता है तो 37,873 करोड़ जो कॉस्ट है वो आएगी, और जो कि 58% हेल्थ बजट का हो सकती है। अब सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, वेदर इट टेक्स द गवर्नमेंट मस्ट डू ऑल विद इन इट्स पावर टू कम्बैट वैक्सीन हेजिटेंसी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास जितनी भी पावर है उसको पूरा यूज़ करना चाहिए लोगों के अंदर जो वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है उसको ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन का किसी भी चीज़ के लिए जो फेथ होता है वो उसका इंटरनल कमिटमेंट होता है, कोई भी पर्सन अलग से जाके उस पर्सन को मजबूर नहीं कर सकता कि वो किसी चीज़ में अपनी फेथ दिखाए। लेकिन ट्रस्ट अगर कोई साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें इस्टेब्लिश किया जाना है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से ही हो सकता है, जो गवर्नमेंट को आगे आके लेना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट जो है क्या कर सकती है, जितना भी रिलेवेंट डाटा है उसको फुली डिस्क्लोज़ कर सकती है। वैक्सीन की एफिकेसी का जो डाटा है उसको अगर पब्लिक डोमेन में रिलीज़ कर दिया जाता है तो जिससे वैक्सीन के लिए लोगों के अंदर जो हेजिटेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। कोई भी जो मास कैंपेन है उसमें वॉलंटरी एफर्ट
जो है वो काफ़ी हद तक ज़रूरी होता है, बिकॉज़ गवर्नमेंट हर एक पर्सन को जो है वो फोर्स नहीं कर सकती है वैक्सीन के लिए। और ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है लोगों का, वो आता है ट्रांसपेरेंसी या फिर ओपन कम्युनिकेशन चैनल से, जिससे कि लोग अपनी जो वैक्सीनेशन है उसको एज अ खुद अपनी बिल पे चुन सकें और फिर अपने आप को वैक्सीनेट करा सकें। अब दूसरी तरफ बात की जा रही है कि पुअर अपटेक रेट है कोविड-19 वैक्सीन का ज़्यादातर स्टेट में, और ये इस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का जो है पीपल को अवेयर करने का कैंपेन अभी नहीं किया है, और प्योरली ये वॉलेंट्री एक्सरसाइज है। तो गवर्नमेंट जो है उसको ध्यान देना चाहिए इस ओर। अब बात की जाए अगर तमिलनाडु की, तो स्टेट जो है वो लार्जली हेल्थ लिटरेट है। वो वहाँ पे रिलेटिवली जो वेल इक्विप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे 16% ऑफ इट्स टारगेटेड कवरेज ऑन द लॉन्च डे। मतलब जिस दिन वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च हुई उस दिन सिर्फ अगर 100 लोगों को वैक्सीनेट किया जाना था, तो उसमें से 16% ही जो है वो आए। और फर्स्ट जो वैक्सीन का जब रोल आउट हुआ था, तो तब तो हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी। वो तो लार्जली लिटरेट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कराया। अब जो सेकेंड डे की बात करें, तो जो कंप्लेंट्स है, लोगों का आना है, वो फर्दर जो है वो ड्रॉप हुआ। कुछ स्टेट्स में जो है वैक्सीनेशन जो है उसको सस्पेंड करना पड़ा, और कुछ स्टेट जो हैं वो कोवैक्सीन को डिनाई करके जो कोविडशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो स्टडीज़ की जो भी डाटा है उसको पब्लिक करना चाहिए, उसको रिलीज़ करना चाहिए, जिससे कि जो वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी है लोगों के अंदर, वो कुछ हद तक जो है वो ख़त्म होगी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन ऑफ लिस्ट उन लोगों की है जिनको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड की जानी है। तो अब यहाँ पे अगर ये बात की जाए कि अगर कोई कॉस्ट इनकर हो रही है जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन नहीं करा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है वो ये जो इशू है उसको क्लियरली एड्रेस करना चाहिए, और साथ में जो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया है कोवैक्सीन को, और वो इमरजेंसी यूज़ जो ऑथराइजेशन है वो क्लिनिकल ट्रायल मोड पे ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे अब ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी रिज़ल्ट है इस वैक्सीन का उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाना चाहिए, जिससे कि पब्लिक जो है उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। और गवर्नमेंट जो है वो अपनी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको एमिकेबली यहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे कि कंट्रोवर्सी जो हो रही हैं क्लियरेंस को लेके वो ना हो। और दूसरा, उसका जो डाटा आता है फेज़ 3 ट्रायल का, उसको भी गवर्नमेंट को रिलीज़ कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल है इसमें बात की जा रही है, स्टार्टिंग है, माइनिंग इन इंडिया इक्वल सेलिंग द फैमिली गोल्ड। अगर इंडिया में जिस तरह से माइनिंग की जा रही है उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे राइटर ने लगाया है। तो बात की जा रही है कि इकोनॉमी की जब भी बात की जाती है कि इसको सस्टेनेबल होना चाहिए, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। अगर आज आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का आज अगर आप पूरा यूज़ कर लेते हो, तो फिर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब क्लाइमेट चेंज, हाई लेवल ऑफ कंजम्पशन, इसकी वजह से ऑलरेडी जो है वो फ्यूचर जनरेशन जो है उसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी, उसकी वजह से जो है फ्यूचर जनरेशन जो है उनको कुछ ना कुछ मिल सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया की जो नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 है उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिनरल्स हैं वो शेयर्ड इनहेरिटेंस, वो एक तरह से शेयर्ड हैं, जहाँ पे स्टेट एक ट्रस्टी है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल टू इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से किसी भी चीज़ की एक तरह से ट्रस्टी है जो होल्ड करती है उस एंटिटी को, जिससे कि लोगों को, आने वाली जनरेशन को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। बट यहाँ पे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ट्रस्टी का या मैनेजर का, वो मेंटेन करता है कॉर्पस मतलब मनी ट्रस्ट का, और उसको जो है वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको होल्ड करता है, जैसे कि ऑयल गैस का एक्सट्रैक्शन होता है, मिनरल्स का
एक्सट्रैक्शन होता है वो इफ़ेक्टिवली उसको जो है वो सेल किया जाता है और उससे जो रॉयल्टीज़ मिलती हैं उस रॉयल्टीज़ को जो है गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डाला जाता है और फिर जो है गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो चलाती है। बट यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन होता है उसमें रियल वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाती। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सेलिंग तो कर देती है मिनरल्स की, बट वो उनकी बर्थ से कम रेट पे ही सेल करती है। उस और ये जो केस है वो लॉबिंग की वजह से, जो भ्रष्टाचार होता है, जो करप्शन है उसकी वजह से, पॉलिटिकल डोनेशंस एंड करप्शन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इट इज़ एस्टिमेटेड फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ वेदांता। यहाँ पे ओवर 8 ईयर जो वेदांता कंपनी है उसका बताया गया है कि स्टेट ऑफ गोवा लॉस्ट मोर देन 95% ऑफ वैल्यू ऑफ इट्स मिनरल्स। जितना भी उन गोवा के पास मिनरल्स था उसका 95% वो लॉस्ट कर चुका है। और एक्सट्रैक्शन कॉस्ट और रीजनेबल प्रॉफिट फॉर द एक्सट्रैक्टर। तो यहाँ पे जो मेन बात है कि जो एक्सट्रैक्टर है उसको जो प्रॉफिट है वो एक्सटॉर्बिटेंट मिल जाता है उसकी लॉबिंग की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएशन की वजह से। बट जहाँ से जिस स्टेट से जो मिनरल्स से उसको निकाला जाता है उस स्टेट्स को उस मिनरल्स की जो है प्राइस काफ़ी हद तक बहुत कम मिलती है। अब यहाँ पे बात की जा रही है वो जो एरर इन अकाउंटिंग होती है, अगर कोई अकाउंटिंग में जो है वो एरर होती है। ग्रोइंग एविडेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, रिसोर्स रिच नेशन है, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, वो वहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो है वो नेटवर्थ उसमें एक तरह से डिक्लाइनिंग हो रही है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको वो मनी के लिए बहुत ही कम मनी में जो है प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करता जा रहा है, जिससे कि वो पुअर होते जा रहे हैं। अब यहाँ पे मिनरल वैल्यू में अगर लॉस्ट होता है तो बहुत सारी उससे प्रॉब्लम होती हैं। तो पीपल जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं गोवा में, जैसे कि अभी लेट सपोज 100 रुपीज़ वर्थ की जो वेल्थ है उसको सोल्ड आउट किया 5 रुपीज़ में, तो 95 रुपीज़ का जो लॉस है। तो नेचुरली जो एक्सट्रैक्टर हैं उनको तो इस तरह से जो क्विकली ये प्रॉफिट हो गया, बट यहाँ पे 95 रुपीज़ का जो लॉस है वो एक तरह से गोवा को हुआ। अब यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है वो रिसीव किए गए अलाउ करने के लिए माइनिंग, और अगर माइनिंग को डबल कर दिया जाता तो ये जो है 10 रुपीज़ मिल सकते थे। लेकिन उससे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ही जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और 95 रुपीज़ तो लोगों की नज़र में ये हिडन है, जो लोगों को पता नहीं चल रहा, बिकॉज़ गवर्नमेंट के एक्सचेकर में सिर्फ 5 रुपीज़ ही आए और दूसरी तरफ जो 95 रुपीज़ हैं वो बीच का प्रॉफिट जो है वो एक प्राइवेट एक्सट्रैक्टर को मिला, जिसकी जो बैलेंस शीट है उसको जो लोग हैं वो ऑब्ज़र्व नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि नॉर्वे की बात की जा रही है। वहाँ पे जो भी मिनरल सेल किए जाते हैं उनका जो प्रोसीड है उसको फ्यूचर जनरेशन फ़ंड में सेव किया जाता है। वहाँ पे एक फ्यूचर जनरेशन फ़ंड बनाया जाता है और उस फंड में उस मनी को जो है वो सेव कर लिया जाता है। और जो फंड का जनरेशन होता है उसका जो डिविडेंड होता है उस डिविडेंड को जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं उसको, जैसे कि जो उससे जो भी मनी प्राप्त होगा, फंड जो भी माइनिंग है उसको लीज पे देने से जो भी मनी मिलेगा उस मनी को जो है गवर्नमेंट कोई फ़ंड में डाल सकती है, जैसे कि नेशनल पेंशन फ़ंड होता है वैसे ही कोई फ़ंड क्रिएट करके फिर डिविडेंड को यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे सेटिंग अ ग्लोबल जुडिशियल प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में डिक्लेयर किया था कि गोवा में आयरन और परमानेंट जो फंड है उसको बनाना चाहिए, और ऑलरेडी उसमें जो कॉर्पस है वो 500 करोड़ रुपीस का है। तो इस तरह से जो है वो रियल इनकम इस फंड की जो है आने वाली जनरेशन्स को भी मिल पाएगी, और सिटीज़न्स को जो है वो डिविडेंड भी, उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसको सिटीज़न भी जो हैं वो यूज़ कर पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है कोमॉर्बिडिटीज़ ऑफ कोविड-19 की वजह से क्या कोई जो केस है वो सीवियर हो सकता है, उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं उनको यहाँ पे स्टार्टिंग होती है आर्टिकल की कि मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है वो बताया जाता है कि डिसीज़ जो है वो एक्वायर्ड डिसीज़ हैं, वो
जैसे कि कोविड-19 की बात करें तो वो एक एक्वायर्ड डिसीज़ है, बिकॉज़ वो एक इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जिसका जो माइक्रोब है वो SARS-CoV-2 है। अब यहाँ पे कोमॉर्बिडिटीज़ की बात की जा रही है कि कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं और किस तरह से जो है वो कोविड-19 को सीवियर बनाते हैं और लाइफ थ्रेटनिंग बनाते हैं। अब जैसे कि कुछ डिसीज़ेज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या ओबेसिटी जिसको बोला जाता है, जो कि क्रोनिक हार्ट, ब्रेन और किडनी डिसीज़ेज़ हैं, और इनकी वजह से जो है वो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसको काफ़ी डैमेज होता है। तो अगर किसी को एक्यूट डिसीज़ है और प्री एग्जिस्टिंग कोई क्रोनिक डिसीज़ पहले से है, तो इसको बोला जाता है कोमॉर्बिडिटी। तो कोमॉर्बिड पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो हाईली कंजर्व्ड होता है, और कोई अगर पर्सन अंडर नरिश्ड है तो उसमें ये कंडीशन जो है वो काफ़ी हद तक उसको इम्पेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे टीबी मोर कॉमनली ऐसे पर्सन को हो जाता है जिनका जो इम्यून सिस्टम है किसी भी तरह से वीक है, वो अंडर नरिश्ड एडल्ट्स हैं या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर किसी को जो है मोटापा है, ओबेसिटी है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अब अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है और उसको कोविड-19 होता है, तो डिसीज़ की जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है और आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंक्रीज़ हो सकती है, और किसी भी तरह के जो कॉम्प्लिकेशन हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए ओपनिंग द लॉक टू गेन एंट्री, तो यहाँ पे 4 एब्यूकेटस कोरोना वायरस हैं। ह्यूमन होस्ट जो है उनके लिए हाईली अडॉप्टेड हो चुके हैं वो, और कॉमन जो मैन है उसको कोल्ड भी कैरी करते हैं, जिसमें से 3 जो हैं कोरोना वायरस, SARS-CoV-1, सार्स मर्स CoV और SARS-CoV-2, तो वो रिसेंटली होस्ट स्पीसीज़ में पहुँचे हैं, जैसे कि वैट्स और कैमल्स हो सकते हैं, और ये डिसीज़ जो है वो ह्यूमंस में फैली है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो ह्यूमन सेल का सरफेस होता है और उसमें जो प्रोटीन होता है एंजियोस्टेन, वो कन्वर्ट करता है एंजाइम टू, वो जो है वो एक तरह का वायरल सरफेस प्रोटीन होता है जो ओपन करता है एक तरह का लॉक, और वो सेल में एंट्री लेता है, और जब वो एक बार सेल होस्ट की सेल के अंदर चला जाता है फिर वो उस सेल के फंक्शन को अपने आप को रेप्लिकेट करने में यूज़ करता है, जिससे कि एक तरह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 8, उसमें बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको डिस्कस करें। NIA पोस्टपोन एग्जामिनेशन ऑफ 2 मेंबर्स ऑफ खालसा एड। यहाँ पे बात की जा रही है जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसको NIA एक्ट 2008 से बनाया गया था। NIA जो है उसको जब बनाया गया था तो वो इस पर्पस के लिए बनाया गया था, जब मुंबई में टेरर अटैक हुए थे तो उसके बाद से कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं थी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मॉनिटर कर सके, बिकॉज़ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इंटर स्टेट्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ज्यूरिसडिक्शन की जब बात आती है तो जो स्टेट एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है वो काम नहीं कर पाती, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती। हर बार उनको किसी न किसी तरह की जो है वो परमिशन लेनी होती है। लेकिन अगर इस तरह से जो बात है वो की जाती है जिसमें कि NIA का एक तरह से बनना, तो NIA जो है ऑल ओवर इंडिया में उसका ज्यूरिसडिक्शन होता है, जिससे कि जो केस है उसको इर्रिस्पेक्टिव कहाँ पे कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, जो NIA है वो अपना काम सीमलेसली कर सकती है। तो NIA ने अभी तक जो है 12 पर्सन को सो फॉर जो है वो एग्ज़ामिन किया है, जिसमें कि रीसेंट केस रजिस्टर हुआ था सिख फॉर जस्टिस, जो फॉरेन बेस्ड ग्रुप है जिसको यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2019 में बैन किया था फॉर एडवोकेटिंग सेशनिस्ट एंड प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है टास्क फोर्स ऑन मैरिज एज सबमिट्स रिपोर्ट्स टू PMO। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर जो है वो बात की थी कि जो एज है मैरिज की उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट है
उसको सबमिट किया गया है, और जो कमेटी थी उसकी जो चेयरमैन हैं जया जेटली, उनको जो है जुलाई 31 2020 को रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन उस डेट को आगे बढ़ा के यहाँ पे बात की जा रही है। निर्मला सीतारमण ने भी अपनी बजट स्पीच में बोला था कि एज ऑफ गर्ल एंटरिंग मदरहुड और उसको इंक्रीज़ होना चाहिए, जिससे कि लोअर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को अचीव किया जाएगा और न्यूट्रिशनल लेवल को भी इम्प्रूव किया जाएगा। और इसी बात के बाद जो है ये डिसीज़न लिया गया और फिर टास्क फोर्स को जो है वो बनाया गया। तो टास्क फोर्स का कहना है कि ये जो एज है, टास्क फोर्स ने अपनी जो रिपोर्ट है उसकी डिटेल को अभी जो है वो पब्लिक नहीं किया है, बट यहाँ पे टास्क फोर्स का मेन काम ये एग्ज़ामिन करना था कि कोरिलेशन ऑफ एज ऑफ मैरिज एंड मदरहुड, क्या एज ऑफ मैरिज और मदरहुड का कोई लेना देना है। दूसरी तरफ हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर्स से क्या एज का किसी तरह का कोई रिलेशन है। तो यहाँ पे जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि अगर एज को 18 ईयर्स से 21 ईयर्स कर दिया जाता है तो एक तरह से जो है वो यंग एडल्ट्स जो हैं वो बिना पेरेंट्स के जो कंसेंट है उसके मैरिज फिर करने लगेंगे। ये बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे लीगल इशू डिलेइंग माल्याज एक्सट्रेडिशन, एक्सपर्ट टू रिव्यू स्टेट लॉज। अब नेक्स्ट जो बिजनेस पेज है, वर्ल्ड पेज पे FBI बेट्स ट्रूप्स अहेड ऑफ इनॉग्रेशन। यहाँ पे 20 जनवरी को जो बाइडेन हैं USA के 26 प्रेसिडेंट होने वाले हैं, तो उसके पहले वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बजट आने वाला है तो उस बजट में गवर्नमेंट लगभग 50 ऐसे आइटम्स हैं जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटी को 5 से 10% जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, जिससे कि गवर्नमेंट को एडिशनल रेवेन्यू मिल सके। दूसरी तरफ जो न्यू कार मेकर कंपनीज़ हैं टेस्ला और इकिया, उन कंपनीज़ पे भी जो है ऑलरेडी टैक्स ज़्यादा है, तो उसको एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। दूसरा रेफ्रिजरेटर और एसीज़, इनके ऊपर जो है वो टैक्स बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये सारा कुछ करके टैक्स को इंक्रीज़ इसलिए कर रही है जिससे कि जो आत्मनिर्भर भारत है, सेल्फ रिलायंस के लिए गवर्नमेंट जो पुश कर रही है, इससे नई कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया में डेवलप होंगी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट का जो चांस है वो बढ़ सकता है। अब GST का जो शॉर्टफॉल है उसका जो कंपनसेशन है उसका जो 12th पार्ट है वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, जिसमें कि 6,000 करोड़ स्टेट्स को दिए गए हैं। 72,000 करोड़ अभी तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को प्रोवाइड कर चुकी है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो क्रिसिल रेटिंग है, उसका कहना है कि जो एवियन फ्लू आउटब्रेक है वो पोल्ट्री आउटपुट को, पोल्ट्री सेल्स हैं उसको हिट करने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया का जो शुगर आउटपुट है वो 31% बढ़ने वाला है, और ज़्यादा शुगर केन की सप्लाई होगी, तो जिससे कि शुगर आउटपुट जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थैंक यू वेरी मच।